हेलो एवरीवन, ये प्रॉब्लम एकदम एक ब्लॉकबस्टर की प्रॉब्लम तरह है। एक एरे है जिसके अंदर आपको n हीरोज दिए हुए हैं और हर एक हीरो जो है उसको 1 से लेके m तक के जो आउटफिट्स हैं उनको ट्राई करना है। अब आपके पास जो है k है, उसकी जगह पे ना दो जो पड़ोसी हीरो हैं उन दोनों का आउटफिट ना सेम होना चाहिए, जिससे कि हीरो और हीरोइन का जो मैचिंग जोड़ा है वो एकदम फिल्मी गाने के अंदर फिट बैठ सके, बाकी जगह पे अलग अलग हो। इससे क्या होगा, नहीं तो आपकी जो पब्लिक है वो ये बोलेगी कि आपकी पिक्चर फ्लॉप है। सो अब हमें क्या करना है, हमें ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने उस वाले फॉर्मूले को जनरेट करना है। सो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करके उस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं और इस कोड को भी के एक्शन के अंदर जल्दी से परफॉर्म आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है, ETC। तो जो हमारी प्रॉब्लम है उसका नंबर है 3405। काउंट द नंबर ऑफ एरेज विद के मैचिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। आपको वो एरेज काउंट करनी है जिनके पास के मैचिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपका एक हार्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यू आर गिवन 3 इंटीजर्स। आपको ना 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक n है, एक m है और तीसरा क्या आपका k है। अब आपको क्या करना है, एक गुड एरे निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज गुड एरे। तो गुड एरे निकालने की ना 2 कंडीशंस हैं। जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो आपके इंक्लूसिव होंगे रेंज में 1 से लेके m तक, यानी कि आपकी जो भी एरे होगी, सो जो भी आपको m की वैल्यू दी हुई है 1 से लेके उस वैल्यू तक के एलिमेंट्स ही सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एरे है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके अंदर ना एग्जैक्टली के इंडाइसिस पर जो आपकी वैल्यू है वो प्रीवियस वाली और करंट वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर उसने ये कहा हुआ है कि जो k की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, एरे के अंदर 2 जगह जो 2 हीरो थे ना जो साथ साथ खड़े हुए थे, उनका ड्रेसिंग सेंस मैच होना चाहिए। सिंस द आंसर में भी वेरी लार्ज, जो आपका आंसर है काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, सो उस वजह से हमको उसको किसके अंदर रिटर्न कराना पड़ेगा, मॉड्यूल ऑफ 10⁻⁹ के अंदर आपको उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, जो हमने पूरी भी थ्योरी पढ़ी है इसको चल के ना समझते हैं अपने वन नोट की तरफ। तो चलता है अपने वन नोट में। सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है इसके अंदर। सबसे पहले उसने आपको क्या बोला है कि आपको उस क्वेश्चन के अंदर ना जो आपकी गुड एरे है उसकी काउंट निकालनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो भाई की जो गुड एरे है वही क्या होता है। अब उसने क्या बताया आपको, गुड एरे का क्या क्या कंडीशन है कि जो आपका टोटल साइज होना चाहिए एरे का वो कितना होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई थी कि आपकी जो एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके m तक होगी। ठीक है, और उसने क्या बोला था कि जो आपका m है वो क्या है, आपका इंक्लूसिव है, यानी कि हम m को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 2 चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा था कि जो मेरे के इंडाइसिस है उसके ऊपर जो मेरे हीरो है ना साइड बाय साइड वाले, उनके कपड़े भी सेम होने चाहिए। सो एटलीस्ट जो मेरे के इंडाइसिस है वो मेरे सिमिलर तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, और हमें लास्ट में क्या करना है, हमें इन्हीं तरह की जो एरेज हैं उनको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे काउंट करना है कि कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम इसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो हमने कभी भी देखा है ना, इस पूरे को ना सीधे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि उससे ना आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो चलिए एक एग्जांपल पर चलते हैं, यहाँ पे सीधा अपने एग्जांपल को ड्राइव करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन होंगी। एक मेरी n की वैल्यू गिवन होगी, n क्या है बेसिकली उसका साइज कितना है। दूसरी मेरे पास एक m की वैल्यू गिवन होगी। m का क्या मतलब है कि मेरी एरे के अंदर कहां 1 से लेके m तक के एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग m। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक हमारी k की वैल्यू दी हुई है। मतलब क्या है k का, कि कम मुझे एक जगह तो वो चाहिए जहां पे जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है और जो मेरा करंट एलिमेंट है वो दोनों इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आपके पास टोटल 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं और आप किस किस का यूज कर सकते हो, 1 का यूज कर सकते हो और आप 2 का यूज कर सकते हो। 3 एलिमेंट्स आपको जनरेट करने हैं। देखो क्या क्या कर सकते हो। पहला क्या जनरेट करोगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आपका लास्ट में 2 हो जाएगा। पहली पॉसिबल कंडीशन है ना ये कि 1 1 2 हो गया। इसके अंदर आप देखो एग्जैक्ट एक जगह जो मेरे 2 एलिमेंट्स है वो इक्वल आ गए। अच्छा चलो दूसरी बात कर लेते हैं, और क्या बना सकते हैं हम इसके अंदर। 1 हो गया और एक काम करते हैं, मान लाते हैं 2 हो गया, देन 1 देन 1। ये भी एकदम एग्जैक्टली वर्किंग है। 2 मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे भी एक जगह इक्वल आ चुके हैं। और क्या बना सकते हैं हम, देखो 2 हो गया, देन 2 हो गया, देन 1 हो गया। ये भी मेरे पास एक पॉसिबल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बना सकते हैं, सोचो इसके अंदर से हम इसके अंदर से और पेयर क्या बना सकते हैं, 1 2 2 बना सकते हैं। देखो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 2 हो गया। और इसके अंदर से क्या बना सकते हैं, 1 1 2 हो गया, 2 1 1 2 2 1 1 2 2।
देखो तो हमारे पास जो टोटल पेयर्स बन के आए हैं वो मेरे पास टोटल पेयर्स इसके अंदर से कितने बन के आए हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स ही बन के आए हुए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो इन सबके अंदर जो वैल्यू है वो m के अंदर है, 1 से लेके 2 तक है, k ही इनके अंदर इक्वल पेयर्स हैं और सबका साइज 3 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर से। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1 1 1 का यूज कर सकता हूँ, 2 2 2 का यूज कर सकता हूँ, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका क्या रीजन है कि आपके जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए 1 से लेके m तक। ठीक है, सो इस कंडीशन से आपको टोटल जो कितने पेयर्स मिले यहाँ पे, आपको यहाँ पे टोटल 4 पेयर इसके अंदर मिल चुके हैं। अब आपको इसके अंदर यही सोचना है कि हम इस चीज को कैसे लेके आएंगे, क्या एक जनरल इसके लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, कैसे इसको लेके आएंगे। अब हमें फाइनल अपने इसी वाले स्टेप के ऊपर ध्यान देना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है। देखो हमारे पास एक ना n साइज का एरे है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं तो हमारे पास एक n साइज का हमें एरे दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर अब आप ये सोचो अगर मेरे पास एक n साइज का एल्बो है, एरे है, तो उसके अंदर कितने पेयर पॉसिबल हैं? डेफिनेटली n-1 पेयर पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेसिक सी बात है ये तो। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आपके पास एक एरे है जिसका साइज जो है आपका वो कितना है, 3 है। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि आपके पास एक एरे है जिसका साइज कितना है, 3 है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। अब आप ये बताइए इस वाली के अंदर कितने पेयर्स बन सकते हैं 3 के अंदर? देखो एक तो मेरा ये पेयर बन सकता है और एक मेरा ये पेयर बन सकता है, एक मेरा ये पेयर बनता है और एक मेरा ये पेयर बनता है। सो ये तो नॉर्मल सा एकदम पॉइंट है। अगर मेरे पास जो मेरी एरे है उसका साइज n है तो मैं कितने पेयर जनरेट कर सकता हूँ? n-1 जनरेट कर सकता हूँ पेयर। ठीक है, और वो कितने पेयर हैं जो मुझे इक्वल करने हैं? सो इक्वल मुझे कितने पेयर करने हैं? बेसिकली k पेयर्स करने हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब आपके पास लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, आपके पास चॉइस क्या है? ठीक है, आपके पास वो बोलता है जितने भी एलिमेंट्स हैं आप कहां से कहां तक उनको यूज कर सकते हो, 1 से लेके m तक। तो आपके पास टोटल अवेलेबल चॉइस कितनी है? m तक की आपके पास टोटल चॉइस है, लेकिन इक्वल या अनइक्वल होने के हिसाब से वो जो चॉइस है वो आपकी डेफिनेटली चेंज होने वाली है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉइंट के अंदर भी आपके सामने। सो जो चॉइस वाला पार्ट है इसको हम अभी के लिए डेफिनेटली हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी इक्वल और अनइक्वल के हिसाब से मेरी चेंज होगी, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको टोटल जनरेट करनी है ऐसी पॉसिबल सीक्वेंसेस जिसके अंदर आपके n-1 पेयर्स कंप्लीट हो सके और उसके अंदर से आपके जो k पेयर्स हैं वो आपके इक्वल हो सके। सबसे पहले तो आपको वही जनरेट करना है ना। सो आपको क्या लगता है, हम ऑलरेडी एक चीज काफी ज्यादा यूज करते हैं इस चीज के लिए, हम उसको काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, इनका हम क्या निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेट्रिक्स हम दोनों का निकाल सकते हैं और उससे आपको टोटल पॉसिबल जो आपकी सीक्वेंसेस होंगी वो आपको मिल सकती हैं। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेट्रिक्स निकाल दूं, किस किस का निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने मेरे पास n-1, और मुझे बनाने किस अकॉर्डिंग है कि वो टोटल k को अलाइन करवाएं। सो मेरे पास जो टोटल कंडीशंस हैं वो मुझे इजीली, जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मुझे इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। हालांकि मुझे भी लिखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करेगा, वो अलग चीज है। ठीक है, बट अभी के लिए आप एकदम नॉर्मल सी भाषा में समझो। आपको ऐसे एक चीज तो पता चल गई है कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो मेरा हो गया कि सबसे पहले जो मेरे इक्वल पेयर्स हैं वो कहां से आएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहां से मेरे क्या आ रहे हैं, मेरे इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट है मेरा क्या करेगा, इक्वल पेयर जनरेशन। ठीक है, सो जो मेरे इक्वल पेयर्स हैं देखो वो तो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, यानी कि मेरा कहीं ना कहीं एक पार्ट तो खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है, जब मेरे इक्वल पेयर जनरेट हो जाएंगे मुझे क्या करना है, अपने जो पेयर्स, अभी सिर्फ पेयर्स जनरेट हुए हैं, अब मुझे उसके अंदर क्या डालना है, वैल्यू भी तो असाइन करानी है। सो वी हैव टू असाइन द वैल्यू टू आवर एरेज। ठीक है, अब उसके अंदर बात करते हैं। सो देखो एक चीज मेरी क्लियर हो चुकी है। अब हमें हमारा जो मेन नेक्स्ट काम बचा वो क्या बचा हुआ है, मेरा वैल्यूज के लिए एरेज जो है इसके अंदर, ये जो मुझे यहाँ पे एरेज दी हुई है, आप ये सोचो कि यहाँ पे क्रिकेटर है जो कि बैटिंग कर रहा है और वो अपने पर शॉट पे इतने इतने रन को कलेक्ट करता है। कभी उसने 1 किया, कभी उसने फिर 1 किया, नेक्स्ट बॉल पे उसने 2 किया। ठीक है, जो मेरा क्रिकेटर तो वो इसके अकॉर्डिंग अपने रन को क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने पास कलेक्ट करता हुआ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, वो आपसे ये बोलना चाहता है जैसे ही आपको कहीं भी इक्वल पेयर मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे आपको दोनों में क्या मिला, 1 मिला, यहाँ पे और यहाँ पे आपको दोनों में क्या मिला, 1 मिला। इक्वल पेयर आपका यहाँ पे कहां बना, यहाँ पर बना, और यहाँ पे आपका इक्वल पेयर इस जगह पर बना। ठीक है, सो वो क्या बोलता है बेसिकली, जैसे ही आपको कहीं पर भी इक्वल पेयर जनरेट होता हुआ दिख जाता है तो उसका मतलब क्या है कि हर एक इक्वल पेयर एक रन को एक्सटेंड करता है।
ठीक है, क्योंकि हमें वही तो चाहिए। अगर आपके पास टोटल k इक्वल पेयर्स हैं जो कि हमें दिया हुआ है, तो टोटल रन्स जो हैं वो कितने बनते हैं, n माइनस k। नॉर्मल सी बात है। रिपीट करता हूं मैं, अगर आपके पास एक इक्वल पेयर बनता है तो आपका रन कितने से एक्सटेंड होता है, एक रन से एक्सटेंड होता है, यानी कि आपको एक जो है अच्छा केस मिल चुका है। अब आपके पास टोटल पॉसिबल जो वो है वो कितने होंगे आपके पास, नॉर्मल सी बात है n होने वाले हैं। ठीक है, अब हम उसके अंदर बात करते हैं वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर आपको इक्वल चाहिए। इस बार यहाँ पे तो एक था, बट यहाँ पे कितने चाहिए आपको, k टाइम्स चाहिए ना आपको, क्योंकि आपको तो नहीं पता की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास k इक्वल पेयर्स हैं तो टोटल रन्स कितने बनेंगे आपके, n माइनस k, क्योंकि हर इक्वल पेयर एक एलिमेंट को जो उसका लास्ट एलिमेंट है उससे जाके क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखो, जो आपका पहला रन होगा उसका भी जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो तो आपका कुछ भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बस वो m तक होना चाहिए, बाकी तो मुझे देखो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो आपका नेक्स्ट वाला रन होगा, ठीक है, बट जो आपका नेक्स्ट वाला रन होगा उसका जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका किससे मैच होना चाहिए, जो आपका लास्ट एलिमेंट से अलग भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, बाकी अनइक्वल पेयर्स भी तो चाहिए ना। एक तो आपको k तो वो मिल गए जो आपके इक्वल पेयर्स हैं, बाकी के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपको k मिल गए तो k+1 भी नहीं होने चाहिए। सो हमारा क्या इसके लिए मेथड रहने वाला है कि देखो, अगर मुझे मेरे k इक्वल पेयर मिल चुके हैं, ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, मुझे यहाँ पे टोटल कितने इक्वल पेयर मिल सकते हैं, यहाँ पे 4 मुझे यहाँ पे इक्वल पेयर मिल सकते हैं, इजिली मिल सकते हैं। बट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मुझे टोटल 4 ही चाहिए ना, मुझे तो 5 भी नहीं चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे 5 इक्वल पेयर्स मिल जाएंगे तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, मुझे एग्जैक्ट कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं क्या चाहूंगा इसके बाद, ये चाहूंगा, यहाँ पे मैंने क्या माना कि मुझे टोटल जो है वो मुझे n-k पेयर्स मिल चुके हैं जो कि एकदम इक्वल है और मेरे लिए काम कर सकते हैं। अब बाकी मुझे क्या चाहिए, बाकी तो मुझे अनइक्वल चाहिए ना, जो अनइक्वल होंगे। तो अनइक्वल के लिए मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है कि ठीक है, मैं मानता हूं जो है मुझे मेरे इक्वल मिल चुके हैं। अब अनइक्वल के लिए जो भी मेरे एरे के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने फर्स्ट एलिमेंट से डेफिनेटली क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम सिमिलरली यहाँ बात करें जो वैल्यू है वो आपकी ना बेसिकली n-k भी नहीं बनती है, वो आपकी बेसिकली भी n-k-1 बननी चाहिए। उसको हम आगे देखते हैं अभी क्यों ऐसा क्यों होगा आपके पास। ठीक है, आपको अनइक्वल वैल्यू जो कहानी है वो भी समझ में आती है। देखो, हर एक ट्रांजिशन में आपके पास टोटल कितनी चॉइसेस अवेलेबल होंगी, उसके हिसाब से आपकी जब n के ऊपर जाओगे तो आपके पास यहाँ टोटल चॉइसेस अवेलेबल कितनी होंगी, डेफिनेटली m-1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल ट्रांजिशन कितने पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल जो आपके ट्रांजिशंस हैं वो आपके यहाँ पे देखो कितने पॉसिबल हो सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला था, यहाँ पे n-k मिला था। ठीक है, बट रन्स के बीच में आपको गैप भी तो देखने के लिए मिलेगा, सो इसको हम क्या ले लेंगे, n-k-1 ले लेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसे फाइनल फॉर्मूला से जनरेट करता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यूज को असाइन करना है, ठीक है, तो वो कितने तरीके बन चुके हैं। सबसे पहले m तरीके हैं, नॉर्मल सी बात है, m तो मेरा हमेशा रहेगा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वहां से लेके वहां तक के 1 से लेके m तक के एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूं। पहला मुझे क्या मिला, मेरा m मिला है। ठीक है, दूसरा मुझे क्या मिला था, ऐसे डेफिनेटली m-1 मिला था, क्योंकि मुझे अनइक्वल के लिए भी ध्यान रखना था, तो उसके लिए मुझे क्या मिला, यहाँ पे m-1 मिला है। और अगर हम लास्ट बात करें टोटल में पॉसिबल ट्रांजिशंस कितनी है, दैट इज n-k-1। यहाँ पे मेरे लिए क्या जनरेट होता है, n-k-1। यहाँ पे एक फाइनल जो फॉर्मूला है वो मेरे यहाँ से क्या होता है, जनरेट हो जाता है। आई नो कि आपको सबसे ज्यादा आपको इसी फॉर्मूले के अंदर डाउट होगा, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप सोचो, जो एरे है ना, आप उसको एरे की तरह मत सोचो, आप ये सोचो कि आपको जो एरे है उसके अंदर रन्स भरे हुए हैं। ठीक है, एक जो रन है वो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपका डेफिनेटली एक अलग एलिमेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 1 2 2 3, इसके अंदर अगर हम रन्स की बात करें, यहाँ पे उसको लिख भी लेते हैं डेफिनेटली 1 then 1 then 2 then 2 then 3। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास कुछ रन्स दिए हुए हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, पेयर्स देखो ना कितने बने, एक आपका 1 1 बना है, एक आपका 2 2 बना है और एक आपका नॉर्मल 3 बना है, यानी कि आपके पास टोटल रन्स कितने पॉसिबल है, यहाँ पे 3 रन्स पॉसिबल है। ठीक है, हर एक जो आपका इक्वल पेयर होगा उसके अंदर एरे में i-1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी, एरे ऑफ i की वैल्यू के लिए। इसका मतलब क्या है, जब आपके दो एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी हम उसको एक रन की तरह काउंट कर रहे हैं। ठीक है,
तभी तो हम उसको काउंट कर रहे थे, ऐसे में कंडीशन में दिया हुआ है। अब आप ये बताइए, अगर k इक्वल पेयर्स हैं तो टोटल रन्स कितने होंगे? डेफिनेटली n माइनस के, जो हम स्टार्टिंग के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, n माइनस के ही क्यों, उसको दोबारा से समझ लेते हैं। एक एरे जिसके अंदर देखो कोई भी आपका इक्वल पेयर नहीं है, यानी कि k की वैल्यू कितनी है? 0 है, उसमें आपका हर एक एलिमेंट क्या है? बिल्कुल अलग है। तो आपके पास टोटल रन्स कितने होंगे? डेफिनेटली n रन्स ही होंगे। ठीक है, हर एक इक्वल पेयर दो एलिमेंट्स को एक रन में मर्ज करता है। ठीक है, आपके पास जितने भी इक्वल पेयर्स हैं, अगर उसके अंदर दो एलिमेंट्स आपको कहीं भी सेम दिख जाते हैं तो हम उसको रिप्लेस किससे कर देते हैं? बेसिकली एक रन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो आपका रन है वो आपका एक से कम हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझो, जैसे देखो आपके पास यहाँ 2 रन है। ठीक है, बट ये जब आपके सेम आए तो हमने इसको किससे चेंज कर दिया? सिर्फ और सिर्फ एक से चेंज करा। अब जब आपको 2-2 मिला तो हमने इसको फिर किससे चेंज करा? 1 से चेंज कर दिया है। 2 बट हमने चेंज किससे कर दिया? 1 से चेंज कर दिया। अब आप ये सोचिए, जब आपके पास टोटल k एलिमेंट्स होंगे, सीधी सीधी बात है ना कि आपके पास टोटल जो रन्स हैं वो कितने बनने वाले हैं? आपके पास यहाँ पे n माइनस k बनने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने किसी भी एग्जांपल की, जैसे काम करते हैं यहाँ पे 1 1 2 2 की जगह काम करते हैं 1 1 2 3 ले लेते हैं। अब आप अगर इसके अंदर भी बात करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4 है। और चलिए मान लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो k है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 असाइन करा देता हूं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसके अंदर इक्वल पेयर कितने हैं? आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेयर दिख रहा होगा, एक जो इक्वल है अभी भी 1 1 है। ठीक है, 1 1 क्या है? आपका एकदम इक्वल पेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके अंदर आपके पास टोटल रन्स कितने पॉसिबल है? यहां से देखो, हमने क्या बात की थी? n माइनस k के बारे में बात की थी। n कितना है? 4, और मेरा यहाँ पे k कितना है? 1। तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। देख लेते हैं। अब आप यहां से सीधा सीधा देख सकते हो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे हमें एक पेयर मिलता है तो हम उसको एक काउंट करते हैं, दैट इज 1। ये सिंगल है तो 2, और ये मेरा सिंगल है तो 3। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे कितनी जनरेट होती है? एकदम 3 ही जनरेट होती है, जो कि मेरा एग्जैक्ट आंसर है, जो कि मुझे चाहिए था। यानी कि अब आपको n माइनस k वाला पार्ट तो ऐसे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें रन्स को ना वैल्यूज असाइन करानी है, और जो आपका हर एक रन होगा उसको जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका लास्ट वाले रन के एलिमेंट से बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि रन्स के बीच में अनइक्वल पेयर होते हैं, वरना वो एक ही रन होता है। ये तो कंडीशन है। अगर आपको अपने रन की वैल्यू इंक्रीज करनी है, अगर आपको इसको और इसको अलग अलग काउंट करना है, तो कब काउंट कर रहे थे हम? जब ये 2 और ये 1 अलग अलग होगा। अगर आपका ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मान के चलते हैं 1 1 है और आपका ये भी 1 1 हो जाता, तो ये तो एक पेयर बन गया था ना दोबारा से। हमें वही तो चीज को यहाँ पे चूज नहीं करनी है। ठीक है, कैसे असाइन करेंगे? पहले अगर मैं एकदम पहले रन की बात करूं, पहले एलिमेंट मेरा कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सीधा सीधा हमने इसको क्या माना हुआ है? यहाँ पे m माना हुआ है। मुझे मेरे फर्स्ट एलिमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता इतना। नेक्स्ट रन की अगर मैं बात करता हूं, हर नए रन का जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो मेरा पहले वाले जो रन है उसके लास्ट एलिमेंट से अलग होना चाहिए। अगर आप मान के चलो कि आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो आपका x पे आके खत्म होता है। ठीक है, सो जो आपका नेक्स्ट वाला एलिमेंट है अगर आपका 1 पे खत्म हुआ है तो आपका 1 से छोड़ के ना किसी भी चीज से शुरू हो जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे क्या होगा? तभी तो आपका रन अलग अलग काउंट होंगे। अगर आपका ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इनका तो फिर से पेयर बन जाता और फिर एक सिंगल काउंट होते। बट यही तो नहीं करना। हमें क्या करना है कि जो मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो अपना प्रीवियस वाले एलिमेंट से कुछ भी हो, बस एटलीस्ट चेंज होना चाहिए। मुझे कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क किस बात से पड़ता है? बस अलग चेंज होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया एक बार कैसे भी करके, तो मेरे लिए इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? वो एक नंबर ही तो नहीं होगा, बाकी तो सारे हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज फॉर माई m एंड द अनदर वन वो मेरे लिए किसके लिए होगा? m माइनस 1 के लिए। दो चीजें क्लियर है। पहला एलिमेंट मेरा m होना चाहिए, सेकंड जो पॉसिबल एलिमेंट है वो कितना होना चाहिए? मेरा m माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ट्रांजिशंस के लिए कि इसके भी कितने पॉसिबल वेज हैं। देखो टोटल हमारे पास कितने रन्स आए हैं? n माइनस k रन आए हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो रन्स के बीच में n माइनस k माइनस 1 ट्रांजिशंस होंगे। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? बेसिकली गैप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक जो रन है, एक रन से दूसरे रन तक जाना एक गैप होता है, एक ट्रांजिशन होता है। जब हम यहां से यहां पर जा रहे हैं तो आपके पास यहां पे एक ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई वो टोटल ट्रांजिशन कितने होते हैं मेरे पास? n माइनस k माइनस 1। तो टोटल बेस क्या है? पहला रन मेरा m होना चाहिए, दूसरा वाला मेरा m के अलावा कोई भी होना चाहिए। सो बेसिकली m माइनस 1 होना चाहिए,
और लास्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशंस कितने पॉसिबल है, n माइनस k माइनस 1 पॉसिबल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका अगर मैं ड्राई रन अलग करूंगा फिर मैं फर्स्ट वाले का ड्राई रन अलग करूंगा तो एक काफी ना लंबा सा वो हो जाएगा। सो बेसिकली एक काम करते हैं, सीधे सीधे एक फाइनल ड्राई रन उठाते हैं और ड्राई रन के थ्रू इस पूरी कहानी को समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपना ड्राई रन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ड्राई रन के हिसाब से अपना एलिमेंट्स उठाते हैं। n की वैल्यू को चलो 3 ले लेते हैं कि मेरे पास साइज 3 का रहने वाला है। m की वैल्यू को भी हम 2 ले लेते हैं और k बोल देते हैं एक इसके अंदर इक्वल पेयर होना चाहिए। ठीक है, सो जब मेरा फाइनल फॉर्मूला बना है वो मेरा क्या क्या बना था, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में m की बात कर रहे थे, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक दूसरे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। उस दूसरे फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, तो उसकी पावर की वजह से चाहिए था। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनता है पावर के नाम से, और वो क्या क्या कैलकुलेट कर रहा था मेरा, उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या था मेरा m-1 था और उसके ऊपर पावर क्या जा रही थी मेरी, आई थिंक n-k-1 जा रही थी शायद। ठीक है, और उसके बाद भी मेरी एक चीज तो इसके अंदर अभी भी मिसिंग है, जो कि हमने क्या था, स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन निकाला था। किस किस का निकाला था, वो भी मैंने n-1 का निकाला था और उसके साथ मैंने यहाँ पे k का निकाला था। ये मेरा पे कंप्लीट एक फॉर्मूला था, वो ड्राइव हो चुका था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक पार्ट के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले जो मेरी m है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है। मैं इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरी पावर वाली वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं पावर, वैल्यूज पास करते हैं। m-1 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा मेरा 2-1 यानी कि 1 की पावर। और एक नॉर्मल सी बात है, 1 की पावर तो कुछ भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 की पावर आपको जो करना है कर लो, आपको आंसर 1 ही मिलने वाला है, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। उसके बाद फिर भी देखते हैं, चलो n की वैल्यू कितनी है मेरी 3, k की वैल्यू कितनी है मेरी 1, सो 3 - 1 इज 2 एंड 2 - 1 मेरे को वापस से कितना मिलेगा 1। सो सीधे सीधा क्या हो गया, 1 की पावर 1, जो कि मुझे कितना देने वाला है यहाँ पे सीधा सीधा 1। इस वाले क्वेश्चन के लिए पूरा पार्ट मेरा सोल्व हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्टीप्लाई मुझे इसकी m से करनी है और कॉम्बिनेशन ऑफ n-k1 k तक करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाली कहानी को लिखता हूं। सो कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, n-1, n इज 3, 3 - 1 इज 2, यानी कि 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मेरे पास। k की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 1 मेरे पास वैल्यू है। सो जब मैं 2 और 1 का वो निकालूंगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकालूंगा, तो मेरे को कितना मिलने वाला है, सीधा सीधा 2 मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बचा किसके अंदर, यहाँ पे m बचा, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है। सो फाइनल मेरे पास क्या आएगा, 2 × 2 दैट इज 4 एंड 4 × 1 इज 4। सो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4। और हमने इस क्वेश्चन का अभी ऊपर निकाला ही था। मेरे पास टोटल जो पॉसिबल पेयर्स थे वो यहाँ पे कितने जनरेट होते थे, 4 पेयर्स यहाँ पे जनरेट होते थे। आप इसको और किसी एग्जाम्पल के ड्राई रन के साथ भी एक बार जरूर इसको चेक कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट पर, और वहां पर जो जो चीजें हमारी बच गई हैं उनको भी इजीली क्लियर अप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो सीधा चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। सो फाइनली अपने लास्ट पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं और आज के क्वेश्चन का यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होना चाहिए वो क्या होगा, उसने आपको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या आंसर आपका वेरी लॉन्ग हो सकता है। सो आपको उसको किसके अंदर चेंज करना है, मोड के अंदर चेंज करना है। सो पहले उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, मोड के यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज कितनी हो जाएगी मेरी 1e9 एंड देन +7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वही होता है 10 की पावर 9 + 7 होता है। अब आ जाता है अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने एकदम मेन कोड के बारे में, तो यहाँ पे मेरे पास देखो 3 चीजें, एक n है, एक m गिवन है और एक मुझे यहाँ पे k गिवन है। ठीक है, 3 ही चीज मेरे पास यहाँ पे गिवन है। फॉर्मूला हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक लॉन्ग आंसर ले लेते हैं, जो कि मेरे स्टार्टिंग में एकदम 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना होगा, आंसर होगा मेरा आंसर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, देखो जो हमने बेसिकली अपना फॉर्मूला निकाला है, और अगर यहाँ 0 से निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम स्टार्टिंग में किसकी मल्टीप्लाई करते थे, m की मल्टीप्लाई करते थे, तो हम सीधा सीधा आंसर के अंदर यहाँ पे m की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट क्या था उसका, हम वहां पे उसका पावर निकालते थे। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या क्या पास करता था, एक तो मेरे पास m-1 वाली वैल्यू थी, ठीक है, कि उससे अलग कोई भी हो, और दूसरा मेरा क्या था n-k-1 गिवन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी लास्ट में मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए कि मेरे उसका मोड निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे उसको अलग से निकाल लेते हैं। सो फाइनल हो जाएगा मेरा मोड। एक पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट मेरा बचा हुआ है, वो क्या था, मेरा कॉम्बिनेशन वाला बचा हुआ था। तो उसके बाद अब देखो जो भी आंसर मेरे पास यहाँ पे आएगा ऊपर से निकल के, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, उसका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे,
जिसके अंदर हम n-1 का यूज कर रहे थे और अपना k का यूज कर रहे थे और उसका फाइनल क्या कर रहे थे, लास्ट में मोड निकाल रहे थे। सो हो जाएगा डिवीजन फ्रॉम मोड, डील हो जाएगा इसका मोड के साथ, ठीक है। और लास्ट में एकदम एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरा आंसर चाहिए, ठीक है। बट डेफिनेटली मेरा आंसर रिटर्न करेगा नहीं, क्योंकि इसको ये नहीं पता भी मोड POW क्या है, COMB क्या है। ये जो दो मेरे फंक्शंस हैं ये मुझे ऊपर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपने फंक्शंस को भी हम यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन लिखते हैं, हम अपना पावर वाला फंक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे पास वो आ गया। सो यस, यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो, इसको भी मैं किसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, लॉन्ग के अंदर चेंज करूंगा। लॉन्ग के अंदर चेंज करने का रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को डेफिनेटली पता है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो मेरी कहीं तक भी जा सकती है। सो इसको हम बना लेते हैं मोड POW। अब इसके अंदर हमने क्या क्या पास किया है, एक तो मैंने यहाँ पे m-1 पास किया है, उसको चलो x मान लेते हैं। सो हो जाएगा मेरा लॉन्ग ऑफ x। और क्या पास किया है मैंने उसके साथ साथ यहाँ पे n-k-1 पास किया है, जो कि क्या है उसका एक्सपोनेंशियल वाली कंडीशन है। सो ये कितना हो जाएगा मेरा int AXP। ये दो चीज मैं इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अगर मेरा किसी भी क्वेश्चन का जो एक्सपोनेंशिएशन है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, भाई जो भी मेरा आंसर है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्ग और यहाँ पे हाफ वे में जाना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ये अपना सिंपल सी बात है, जो भी मेरा फंक्शन उसको कॉल करना पड़ेगा। बट इस बार मेरा फायदा क्या होगा, नंबर तो मेरा x ही रहेगा, बट जो एक्सपोनेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, मेरा आधा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाफ के लिए दोबारा निकालना पड़ेगा। सो हाफ हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, सो हाफ हो जाना चाहिए मेरा, हाफ इंटू हाफ। इसको ना भी मैं आपको दोबारा एक बार समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बार इसको यहाँ पे कंप्लीट हो जाने दीजिए, ऑफ मोड हो जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे लास्ट कंडीशन बचती है मेरे पास, इफ जो भी एक्सपोनेंशिएशन वाले यहाँ पे कंडीशन है, अगर मैं उसका यहाँ पे मोड निकालता हूँ 2 के साथ और वो इक्वल्स टू आ जाता है मेरे 1 के। सो इस वाली कंडीशन में पे क्या हो जाएगा, हाफ इक्वल्स टू हाफ। एक सेकेंड, इसको ना यहाँ पे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। सो इसको यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा मेरा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x हो जाना चाहिए वो, ठीक है। और उसके बाद मेरे को लास्ट में इसका भी क्या चाहिए, यहाँ पे बेसिकली मोड चाहिए। सो यहाँ पे इसका भी मोड निकाल लेते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, अपने हाफ वाली वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ पहले से कनेक्टेड थे तो आपको ये वाला फॉर्मूला इजीली से याद होगा, हम इससे ऑलरेडी कोड को चेक कर चुके हैं, ठीक है। बट अभी के लिए इसको एकदम सिंपल सा है कि जो हमारे पास ये मोड पावर है, ये एक फंक्शन है जो कि x रेज फॉर द पावर ऑफ exp के लिए मोड निकालता है, और एक फास्ट एक्सपोनेंशिएशन है एकदम, ठीक है। हमें सेम काम को रिपीट चेंज किससे कर दिया, m-1 n-k-1 से। इसके पीछे का क्या मतलब है, अगर जो भी मेरा एक्सपोनेंशिएशन इवन होता है तो मैं उसको क्या करता हूं, मैं उसको डिवाइड कर लेता हूं 2 के फॉर्मेट में, और अगर ओड होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक फालतू नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेप पे मॉड्यूलो लेते हैं ताकि जो नंबर है वो मेरा छोटे से छोटा रहे, ठीक है। आई होप कि आपको वाली कहानी भी समझ में आई हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसके साथ साथ में इसका मोड इनवर्स भी निकाल लेंगे। ये क्या करता है, ये मेरा मॉड्यूलर इनवर्स निकालता है यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। देखो जो आपका मोड है वो आपका प्राइम है, इसलिए आपको इनवर्स उसका निकालना पड़ेगा। और इसको हम निकालते क्यों है, इसका जो काम है वो कॉम्बिनेशन में डिनोमिनेटर का इनवर्स लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना पड़ता है जब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सोल्व करते हैं, उसके लिए तो आपको चाहिए ही ना। सो एक काम करते हैं और फिर लास्ट में अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। सो यस, चलते हैं अपने एक बार इसके लिए भी इनवर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से चल के। सो आ जाते हैं इसके अंदर। इनवर्स के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, सीधा इंट मोड इनवर्स। ये क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा इनवर्स फाइंड करने में, और इसके अंदर तो मुझे यहाँ पे सीधा बस एक ही नंबर पास करना है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो क्या जाएगा मेरा इंट m इक्वल्स टू यहाँ पे सीधा मोड की वैल्यू हो जाएगी। देन उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टार्टिंग में चलो ले लेते हैं x0 इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा मेरा 1, और यहाँ पे एक x1 हो जाता है, उसको ले लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट, वो 1 लिया था तो मुझे इसको 0 लेना होगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 0, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसके अंदर। अब कहानी क्या होती थी, वाइल जब तक भी मेरी m की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, सो वाइल m इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जब तक जो मेरा m है उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी, तब तक मैं इसको क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। सो यहाँ पे इन q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेसिकली a डिवाइड बाय m, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे m को भी
m को स्टोर करा लेते हैं अभी के लिए। सो उसके लिए एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। देखो टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर कराना है, सो मैं इसको टेम्पररी की स्टार्टिंग से स्टोर करा लूंगा। इन टेम्प इक्वल्स टू m, यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा मेरा a mod 4 m, ठीक है। उसके बाद जो a है, जो भी मेरी टेम्पररी की वैल्यू थी, उसको मैं किसके अंदर असाइन करा लूंगा, अपने a के अंदर उसको असाइन कराने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो मेरा टेम्प है उसके अंदर मैं x1 की वाली वैल्यू डाल लूंगा। सो जो वो वाली वैल्यू है वही मेरे काम में आ जाएगी। और उसके बाद जो मेरा x1 है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x ऑफ 0 माइनस कितना माइनस होना चाहिए इसमें, q माइनस होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर x1 आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसके बाद। और फिर फाइनल जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं x0 के अंदर वापस से कौन सी वैल्यू स्टोर कराऊंगा, अपने टेम्प वाली वैल्यू को स्टोर करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से बचेगी इसके अंदर कंडीशन बचेगी। अब वो इसके अंदर से कंडीशन आपकी क्या रहेगी, अगर आपकी x0 जो वाली वैल्यू है अगर वो आपकी स्मॉलर आ जाती है, अभी भी किससे सीधा सीधा 0 से आपकी छोटी आ जाती है, तो उस वाली कंडीशन में जो भी मेरी x0 रहेगी उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, अपनी जो भी मेरी मोड की वैल्यू रहेगी मैं उसको ऐड कर दूंगा। और फाइनली मैं इसको क्या करा लूंगा, अपना रिटर्न करा लूंगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे आपके फाइनल एक लास्ट बचता है जिसके अंदर हमें कॉम्बिनेशन का अपना फॉर्मूला लिखना होगा। सो उसको भी जल्दी से लिख के खत्म करते हैं। सो ये कितना होने वाला है मेरे लिए, लॉन्ग 4 किसका हो जाएगा, मेरा कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएगा। इसके अंदर मेरे को दो चीज चाहिए, एक पहली वाली चाहिए थी और एक दूसरी वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट वैल्यू हो गई और एक मेरी इसके अंदर सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों वैल्यू हमने इसके अंदर ले ली है। अब इसके अंदर क्या क्या चेक करते हैं उसको लिख लेते हैं। अगर जो भी मेरी k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ जाती है स्टार्टिंग में n के, सो इस केस में हम क्या रिटर्न करा देंगे, 0 रिटर्न करा देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम आगे क्या क्या इसके अंदर कर रहे थे। अगर मेरा n माइनस k की जो वैल्यू है वो स्मॉलर आ जाती है, किससे, k से स्मॉलर आ जाती है, तो इस केस में जो मेरा k है उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे n माइनस k हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग नम ले लेते हैं, स्टार्टिंग में उसको 1 ले लूंगा मैं। और उसी के साथ साथ एक काम करते हैं, साथ में एक डिनोमिनेटर ले लेते हैं। और डिनोमिनेटर भी मेरा स्टार्टिंग में कितना रहेगा, एकदम 1 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस यहाँ पे एक लूप काउंट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा 4 int i इक्वल्स टू 0i। अभी मेरे देखो स्टार्ट कहाँ से होगा और चलेगा कहाँ तक, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये मेरा कब तक चलेगा, जब तक मेरी वैल्यू वो पेयर्स से कम है तब तक चलेगा। और उसके बाद जो आई है वो क्या होता रहेगा, मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, इसके अंदर भी फाइनली यहाँ पे अब होगा क्या, जो भी मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर एस्ट्रिक आई हो जानी चाहिए। और लास्ट में मेरे को क्या निकालना होगा, उसको यहाँ पे बस मोड निकालना होगा नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, जो भी मेरा नंबर है उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, नम। इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा नम, देन उसके बाद मल्टीप्लाई के अंदर इसके मैं मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, यहाँ पे n माइनस आई एंड देन आई हैव टू एड 1 इन दिस, ठीक है। सो हो जाएगा मेरा n माइनस आई प्लस 1। और उसके बाद लास्ट में हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मोड निकालना पड़ेगा। सो हम लास्ट में उसका मोड निकाल लेंगे और उसको फाइनल क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। सो यहाँ पे चल के इसको क्या कराते हैं, अपना फाइनल रिटर्न करा देते हैं। अब रिटर्न कराने के लिए यहाँ पे क्या बना मेरे पास, फाइनल नम बचा, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हमारे पास। अब यहाँ पे कौन काम आएगा, मेरा मोड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ किसके साथ, अपनी डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ, ठीक है। और फाइनल क्या होगा लास्ट में, डिवाइड बाय मोड, ठीक है। ये रिटर्न कर देगा। चेक कर लेता अब एक बार इसको।